से लेके 65 तक के बीच कोई डाउट? सिक्सटी फाइव तक कोई डाउट? 70 तक? Number of the words of four letters containing equal number of vowels and consonants repetition allowed. सिक्सटी एट में क्या है? ठीक है, वॉवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं ना, और कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं, राइट? Yes. तो अब आपको है ना 4 लेटर वर्ड्स बनाना है, और 4 लेटर वर्ड्स इस तरीके से बनाना है कि भी उसमें है ना रेपिटेशन भी हो सकती है, सेम लेटर यूज किया जा सकता है ज्यादा बारी, और साथ में लिखा है कि इक्वल नंबर ऑफ वॉवल्स एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? 4 लेटर वर्ड मतलब 2 कॉन्सोनेंट Consonant. और 2 वॉवल्स, है ना? तो पहला केस यहाँ पे ये बनता है कि जो दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं वो डिफरेंट है। बोथ कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स आर डिफरेंट। ठीक है, टोटल 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो उसमें 2 कॉन्सोनेंट लगेंगे और 2 वॉवल्स लगेंगे। तो और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो दोनों वॉवल्स वहां पे यूज हुए हैं वो भी अलग हैं, जो दोनों कॉन्सोनेंट्स वहां पे यूज हुए हैं वो भी दोनों अलग हैं जी। तो उस केस में पहले तो 21 में से किसी 2 कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन, दैट इज 21C2। 2 वॉवल्स की जरूरत है तो मतलब 5C2। तो 2 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवल्स का सिलेक्शन हो गया। अब वो जो सिलेक्शन हो गया है, तो 4 लेटर हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं, तो उससे वर्ड्स कितने बनेंगे जी? 4 फैक्टोरियल। Yes. फिर सेकेंड केस क्या है? सेकेंड केस है कि जो कॉन्सोनेंट है उनको सेम कर देते हैं, कॉन्सोनेंट्स सेम एंड वॉवल्स डिफरेंट। जो वर्ड हमने बनाया है उसमें जो कॉन्सोनेंट यूज किया गया है वो तो दोनों कॉन्सोनेंट सेम है, लेकिन जो वॉवल्स यूज किए जा रहे हैं वो डिफरेंट हैं जी। तो उस केस में हमें कॉन्सोनेंट का तो सिर्फ एक ही सिलेक्शन करना हो गया, सर 21C1। वॉवल्स का 2 का सिलेक्शन हुआ। तो इसमें जब हम लोग वर्ड्स बनाएंगे तो वर्ड्स में क्या होगा? जो एक कॉन्सोनेंट है वो 2 बार यूज किया जा रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 2 एलिमेंट सेम है, 2 एलिमेंट अलग अलग हैं, तो टोटल क्या हो गया जी? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट होगा। फिर थर्ड केस, कॉन्सोनेंट्स डिफरेंट कर दीजिए, वोवल्स सेम कर दीजिए। तो उस केस में 21C2 2 कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन, वॉवल 5 में से एक का सिलेक्शन, और फिर से क्या होगा? यहाँ पे लेटर तो 4 होंगे जिसमें 2 लेटर सेम हो जाएंगे, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल से उनका अरेंजमेंट। एंड फोर्थ केस, जब दोनों सेम है जी, बोथ कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स आर सेम, तो उसमें क्या होगा? कॉन्सोनेंट में से भी सिर्फ एक ही का सिलेक्शन करना होगा, वॉवल्स में से भी एक का सिलेक्शन करना होगा। दोनों लेटर आपके 2 बार यूज होंगे, तो उस वजह से जो जो वर्ड्स आपको मिलेंगे वो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बनेंगे। इन सबका सम होगा। Yes, sir. 70 तक और कोई डाउट? Sir, 70 भी है। 70 तो सीधा सीधा बेटा, मतलब 27 स्टूडेंट्स है, 7 कार्स आप यूज कर रहे हो, तो कम से कम एक कार तो ऐसी होगी ना कि जिसमें 4 पर्सन जरूर जाएंगे। जो आगे के ऑप्शन है 5 6 7, तो फिर उसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। सर 4 और अच्छा ठीक है सर, समझ गई मैं। कम से कम 4 बिठाने हैं, उससे ज्यादा बिठा लेगा तो भी कुछ, तो भी चलेगा ना।
यस सर। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि इसमें हर एक कार में अगर आप मैक्सिमम 3-3 पर्सन बिठाओगे तो फिर टोटल 27 पर्सन है ना, जा नहीं पाएंगे। तो 27 पर्सन को जाने के लिए आप इतना तो बोलोगे कि कोई ना कोई एक कार तो ऐसी होगी जिसमें 4 या 4 से ज्यादा लोगों को बिठाना पड़ेगा जी। ठीक है। यस सर। 75 तक कोई डाउट? 80 तक? हाँ जी, बाकी किसी को कोई डाउट है क्या 80 तक? 85 तक? नो सर। 90 तक? कोई डाउट नहीं रहा? चलिए फिर सेकंड पेपर डिस्कस करते हैं। हाँ जी बेटा, इसमें बताइए। सेकंड पेपर में 61 से लेके 65 तक कोई डाउट है क्या? सर सेकंड पेपर चाहे रहने दें आज? आपने अटेम्प्ट नहीं वो किया था? एनालाइज नहीं किया। फिर काफी लेट मिला था सेकंड पेपर ना। ओके, तो फिर कब, परसों करना है? परसों कर देना सर। ठीक है। अच्छा, आप लोगों की जो कल कल कोई क्लास तो नहीं है ना? नो सर। तो फिर जो पीएमसी का हम लोगों ने टेस्ट है ना नहीं कर पाए थे लास्ट वीक, तो कल कल मॉर्निंग टाइम में कर लें, मतलब 1 to 2। यस सर। ठीक है ना, तो कल आप लोगों का टेस्ट रहेगा 1 to 2 पीएनसी का। ओके, चलिए। तो ये वाला जो पेपर है सेकंड पेपर, वो हम लोग है ना परसों डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम लोग फिर जो कमिंग वीक है उसका जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग बताइए, प्रोबेबिलिटी में किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो जिसको अच्छे से करने की जरूरत है कोई ऐसा टॉपिक? चलिए फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी के सारे जो टॉपिक्स है उसको ब्रीफ देख लेते हैं। वैसे भी ये 12th का टॉपिक है ना, लास्ट में किया है तो शायद उतना ना टाइम ना लगे इसमें, तो इसको हम लोग जल्दी से खत्म करते हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले है ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोबेबिलिटी के लिए है ना, मेन मेन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि एक तो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है उसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। एक भी ऐसा सेट नहीं है जिसमें है ना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं रहे। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर इंपॉर्टेंट है और उसमें डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है। ठीक। दूसरी बात इसमें यह है कि प्रोबेबिलिटी में जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, जितने भी कंसेप्ट हमने प्रोबेबिलिटी के पढ़े हैं, चाहे बेस थ्योरम हो गया, चाहे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो गया, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, या फिर यूनियन इंटरसेक्शन का वो जो वेन डायग्राम की हेल्प से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को करते हैं, या फिर बिल्कुल स्टार्टिंग में क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं जिसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स के हेल्प से प्रोबेबिलिटी निकलता है। और फिर लास्ट में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है। तो हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है, तो ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता।
हर एक सेट में किसी एक सेट में कोई एक क्वेश्चन डाल दिया जाएगा, किसी दूसरे में कोई दूसरा क्वेश्चन दूसरे कंसेप्ट के ऊपर डाल दिया जाएगा, तो सारे के सारे कंसेप्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। अगेन यहाँ पे भी ये है कि भाई मतलब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा गहराई वाले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टफ की जरूरत नहीं है, लेकिन टॉपिक आपको सारे के सारे याद रखने पड़ेंगे, कोई भी आप टॉपिक मिस नहीं कर सकते। ठीक, तो पहले तो हम लोग बेसिक चीजें के बारे में बात करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है बताइए, इसकी बेसिक डेफिनेशंस, फिर सैंपल स्पेस, इवेंट्स, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। यस सर। यहां तक सारी बातें पता है ना? तो इनको तो कुछ दोबारा से देखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट पढ़ा है जी। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री? क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री? सर दो इवेंट जिनका प्रोबेबिलिटी सम करेंगे 1 बनता है, तो वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हुए। प्रोबेबिलिटी का सम उनका 1 होगा, डेफिनेटली वो एक रिजल्ट बनेगा, लेकिन जो मेन मेन बात है दैट इज नॉट ए। अगर इवेंट ए है, इवेंट ए का कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो क्या होगा? नॉट ए। देखिए ऐसे तो कोई दूसरा इवेंट भी ऐसा हो सकता है जिसका ए के साथ प्रोबेबिलिटी का अगर सम किया जाए तो वो 1 मिल जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। तो बात ये नहीं है कि भी आप कहेंगे कि भी जिनका प्रोबेबिलिटी का सम 1 मिलेगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री का रिजल्ट है। तो बेसिक डेफिनेशन ये है कि जो आउटकम्स ए में आ रहे हैं वो उसका नेगेशन पार्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बन के आता है। ठीक है, अब रिजल्ट नो डाउट प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर आएगा जी। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन नॉट ए वाली याद रखिएगा। अच्छा, सेकेंड क्या है? ए और इवेंट ए और इवेंट बी, मतलब ए यूनियन बी, है ना? ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी। कि अगर आपको एक थर्ड इवेंट सी कंसिडर करना चाह रहे हो विच इज ना, जो कि बना है या तो इवेंट ए के परफॉर्म होने से या फिर इवेंट बी के परफॉर्म होने से, तो उसमें क्या आउटकम आएंगे? ए यूनियन बी वाले आउटकम आ जाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट में क्या है कि ए एंड बी मतलब एक ऐसा इवेंट बना रहे हो जो कि जिसमें ए भी हो और बी भी हो, मतलब वो आउटकम जो कि दोनों में प्रेजेंट हो, है ना? फिर ए बट नॉट बी, कहने का मतलब क्या? ए माइनस बी, राइट? फिर इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस और हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होती हैं, और इक्वली लाइकली क्या होती हैं जी। इन सब की डेफिनेशन पता है? हाँ जी, इन सब की डेफिनेशन पता है ना? यस सर। तो अब इसी में क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं। क्या है कि अगर किसी भी इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन इवेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स in the random experiment, right? तो ये प्रोबेबिलिटी
का फॉर्मूला बन जाता है अब कॉम्प्लीमेंट्री का, जैसे हमने रिजल्ट पढ़ ही लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ए डैश। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री को कई बार तो ए डैश से लिखा जाता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री में क्या क्या, एक तो ए डैश वाला टर्म भी कई बार यूज कर लिया जाता है, कई बार ए सी, ऊपर सी लिख दिया जाता है, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री का ही होगा। ठीक है, या फिर कई बार ए बार लिख दिया जाता है। तो ये सारे सिंबल्स कॉम्प्लीमेंट्री के ही हैं। ठीक है, अच्छा अब ये तो रही बात प्रोबेबिलिटी की। अब इसमें कई बार क्वेश्चन आपके ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट, ये पता है क्या होता है? क्या होता है ऑड्स इन फेवर? मतलब क्या, किस चीज का रेशो? फेवरेबल अपॉन Not in favor. नॉट इन फेवर, दैट इज अनफेवरेबल, उसका रेशो। और ऑड्स अगेंस्ट मतलब इसी का रेसिप्रोकल, अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। तो ये एक चीज है प्रोबेबिलिटी, ऑड्स इन फेवर एक चीज है, ऑड्स अगेंस्ट एक चीज है। अब इन तीनों में से कोई भी एक चीज दी गई होगी तो बाकी दोनों चीजें आप निकाल सकते हो। हाँ जी, बाकी दोनों चीजें निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी आप रिजल्ट्स पढ़ते हो वो तो सारे के सारे प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में आते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन आपका ऑड्स इन फेवर या ऑड्स अगेंस्ट के टर्म में दिया हो सकता है। तो यहाँ पे मेन चीज ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में ऑड्स इन फेवर दिया गया है तो आप वहां से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट आपको करना आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई आपको ऑड्स इन फेवर दिया है, वहां पे हम लोग पजल हो गए हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या है। ओके, और फिर कई बार ये भी होता है कि क्वेश्चन में जब ऑड्स इन फेवर से स्टार्टिंग करी गई है, फिर उसकी कैलकुलेशन करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है प्रोबेबिलिटी की हेल्प लेंगे। फिर जो भी चीज कैलकुलेट करेंगे वो भी आप प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन आपसे वापस से आंसर किसमें पूछा है? ऑड्स इन फेवर या ऑड्स अगेंस्ट के टर्म्स में पूछा है। तो फिर से अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अगर आपको पता लग गई है तो ऑड्स इन फेवर या ऑड्स अगेंस्ट आपको कैलकुलेट कर लेने चाहिए। ठीक, तो ये तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है। इस देखो अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं? इसमें क्वेश्चंस आपके रहते हैं जो भी मतलब है ना, खासकर इसमें पीएनसी के ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपको कोई भी एक सिचुएशन दिया गया है, उसमें टोटल उसके जो भी फेवरेबल आउटकम्स बन सकते हैं वो सारे के सारे, और फेवरेबल के लिए आपको अ, जो भी वो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के बेसिस पे उसके नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसमें है ना पीएनसी वाले क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, जितने भी पीएनसी के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे यहाँ पे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में बन सकते हैं। ठीक, इसमें नेक्स्ट है जी एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम में क्या है जी? एडिशन थ्योरम में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है यूनियन और इंटरसेक्शन में प्रोबेबिलिटीज का रिलेशन। अगर दो है तो दो में ये फॉर्मूला होता है, तीन है तो तीन में का फॉर्मूला याद है? A plus the probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B. Yes, sir.
और जनरलाइज की अगर बात करा जाए तो फिर क्या होगा? देखिए वैसे तो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है ना फर्स्ट और सेकंड ही रहता है, यही दोनों यूज़ होते हैं, nth वाला तो बहुत ही रेयर है। तो nth वाले में क्या रहता है? ठीक है, वन एट ए टाइम। याद रखने का तरीका तो क्या है? सीधा-सीधा पहले टेकन वन एट ए टाइम उनका सबका सम, फिर माइनस करके क्या होगा? टेकन टू एट ए टाइम, फिर प्लस करके क्या होगा? टेकन थ्री एट ए टाइम। ऐसे करके अल्टरनेटिवली चलते रहेंगे। ठीक है ना? ये आपका जनरलाइज़ फॉर्मूला। अब एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो भी चीज़ें हैं डेफिनिटली इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप जो भी है ना लास्ट ईयर के सेट्स देखेंगे उसमें जो भी है ना 16 सेट्स थे, 16 सेट्स में से जो 4-5 क्वेश्चन आपका इस चीज़ के ऊपर होते हैं। यूनियन, इंटरसेक्शन इसके ऊपर। इसी को समहाउ है ना किसी में कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर लिया तब भी क कहीं न कहीं ये वाले फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। कइयों में कुछ-कुछ कंडीशंस देके किया जाता है। तो पहले मैं इसका है ना मेन-मेन चीज़ें कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसमें क्वेश्चन की वैराइटीज़ के बारे में बात करते हैं हम लोग। अब इसमें कुछ-कुछ रिजल्ट्स तो हैं ही स्टैंडर्ड कि भी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिया होगा तो उनकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी इंटरसेक्शन की तो हो सकता है। या इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी अगर कैलकुलेट करने को बोली जाए, तो क्या हो जाएगा फिर? इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बेटा सबको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए और उसको अच्छे से रिलेट करना आना चाहिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसमें ये वाला सेगमेंट क्या है, ये वाला सेगमेंट क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हर एक चीज़ का। जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपने हमेशा क्या करना है, डायग्राम बना के उस डायग्राम के अंदर हर एक जो जो जगह है उसकी वैल्यू रख लेनी। तब आप उस क्वेश्चन को बड़े ईज़िली कर पाओगे। अब उसमें ए माइनस बी या बी माइनस ए अगर आ जाता है, तो उनके मीनिंग पता होने चाहिए, वो वैल्यूज़ किसके बराबर होंगी, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना? या फिर अगर एग्ज़ैक्टली 1 आउट ऑफ ए एंड बी, एग्ज़ैक्टली 1 आउट ऑफ ए एंड बी क्या होगा? इसके बराबर होगा क्या? मतलब मैं यहाँ पे अब सी नहीं लेके चल रहा, सिर्फ़ 2 ही ए एंड बी लेके चल रहा हूँ, तो ए और बी अगर 2 ही लेके चलें, तो 2 के रिस्पेक्ट में एग्ज़ैक्टली 1 आउट ऑफ ए एंड बी किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा ना? यस सर। Yes, sir. तो इसमें क्वेश्चंस कैसे कि आपको कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया है, बी दिया है, फिर आपको प्रोबेबिलिटी साथ में कुछ-कुछ इंटरसेक्शन का भी दे दिया या यूनियन का दे दिया। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भी ए इंटरसेक्शन बी इसकी वैल्यू क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी क्या होगा? या ए डैश यूनियन बी डैश क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें है ना इसमें बन सकती हैं। मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट इसको यूज़ करके क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली बनते हैं, ठीक? और एक और यहाँ पे है ना क्वेश्चन जो लास्ट ईयर भी पूछा गया जैसा, उसमें क्या था कि आपको 3 दिए हैं, ए, बी, सी 3 दिया हुआ है और फिर इनकी कुछ-कुछ प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू दे रखी है अ, और साथ में उनके 2 के इंटरसेक्शन और 3 के इंटरसेक्शन की भी कुछ-कुछ प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ मतलब जैसे टोटल यहाँ पे कितने टर्म मिलने वाले हैं? 8 टर्म मिलने वाले हैं इस फॉर्मूले में। 3 यहाँ पे,
3 टेकन टू एट ए टाइम वाले और एक टेकन 3 एट ए टाइम वाला और एक तो लेफ्ट हैंड साइड में 8 टर्म पड़ेगी। ठीक है ना, टोटल 8 टर्म। अब 8 में से आपको कोई 6 टर्म दिए गए थे। 6 टर्म की प्रोबेबिलिटी तो सीधा सीधा दे दी गई थी। 2 टर्म्स की प्रोबेबिलिटी अल्फा एंड बीटा दी गई थी और जिसमें अल्फा के लिए आपको कंडीशन दे दी थी कि अल्फा की इंटरवल कुछ ऐसे हैं, 0.6 से लेकर 0.8। फिर उसके बेसिस पे आपको बीटा के बारे में बताना था कि बीटा कहाँ से कहाँ है। तो मतलब जरूरी नहीं होता कि आपको सारे जो जो फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो उसमें है ना, जितने भी वो टर्म्स आने वाले हैं उसके सारे के सारे टर्म्स की प्रोबेबिलिटी आपको दे दी जाए, बस जो एक एक टर्म बचा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को बोली जाए। ऐसा नहीं है जरूरी। आपको किसी एक की प्रोबेबिलिटी की इंटरवल वगैरह निकालना पूछा हो सकता है। आपको ऐसा हो सकता है कि भी उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, किस इंटरवल में रहेगा। तो ये तो कह रहा कि भी एक प्रोबेबिलिटी की लिमिट आपको दे दी गई है, इंटरवल दिया गया है, उसके बेसिस पे दूसरा पूछा गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक दो चीजें आप और भी याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे मैं 3 की बात कर रहा हूँ, अगर 2 भी होगा तो भी कंडीशन तो सेम रहने वाला है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये कभी आपकी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। कई बार आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, अगर मैं 2 की बात कर रहा हूँ, ए एंड बी सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का इंटरवल क्या होगा, या ए सर ए डैश इंटरसेक्शन बी का इंटरवल क्या होगा। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेट करना आना चाहिए। उन सब के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, लिमिट्स हैं, बेसिकली ऐसा बोलेंगे। क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमेशा आपका 0 से 1 के बीच में रहने वाला है, वो ज्यादा नहीं हो सकता। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी क्या रहने वाला है, 0 से 1 के बीच में रहने वाला है। कई बार कैलकुलेशन करते वक्त है ना, ऐसा हो सकता है कि आपके ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नेगेटिव की तरफ जा रही है। मतलब जो कंडीशन लगाएंगे, कुछ कुछ सॉल्विंग करेंगे, तो वहां पे सॉल्विंग में आपको डेफिनेटली है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी 0 से ज्यादा तो कराना ही पड़ेगा। ओके, समझ में आया है? जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको होते हैं जिसमें आपको सारे टर्म्स की प्रोबेबिलिटी देने की बजाय किसी एक दो टर्म्स की प्रोबेबिलिटी नहीं दी गई है और फिर आपको उनमें से किसी एक टर्म की प्रोबेबिलिटी का इंटरवल पूछा हो सकता है। तो उनके लिए अगर क्वेश्चन में ही लिमिट्स दी गई हैं, इंटरवल दिए गए हैं तो अकॉर्डिंगली है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया गया तब भी आपको ये एक प्रोबेबिलिटी की जो इनइक्वालिटीज हैं वो आपको याद रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने फॉर्मूले सिर्फ 2 के लिए लिखे हैं। अब फॉर्मूले तो ये सबके लिए वैलिड है ना, चाहे 3 भी आ जाएंगे तब भी वैलिड होगा। ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होनी है ना। ओके, अब यही जो एडिशन वाला फॉर्मूला है, यूनियन इंटरसेक्शन है ना, इनका आगे भी रोल है जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन तो हमने पहले ही पढ़ रखी है। क्या होती है, कैसे इवेंट्स इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, जिसमें एक इवेंट के अकरेंस या नॉन अकरेंस का किसी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना जाए। ठीक है ना, कहने का मतलब अगर इवेंट 1 हुआ है, इवेंट ए परफॉर्म हो गया है, तो भी इवेंट बी के परफॉर्म या नॉन परफॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही रहे।
जबकि जब इवेंट ए ना परफॉर्म हो तब भी उतना ही रहे, ठीक है ना। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी is equals to probability of A upon B dash. इसका उल्टा probability of B ओके। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की का मतलब मैथमेटिकल फॉर्म। अब ये A बाय B क्या होता है ये तो वैसे भी आप जानते ही हो, है ना, वो देख ही रहे हैं हम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B लिखना है तो इसका मतलब क्या हुआ है, मैं इस चीज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ कि भी इवेंट ए के परफॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अंडर द कंडीशन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी परफॉर्म। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या समझाया है, आप हमेशा क्या करोगे, अपना सैंपल स्पेस छोटा कर लोगे, है ना। जो भी पूरे एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है, उस पूरे एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस को एज्यूम करने की बजाय आप ये मान के चलोगे कि मेरे लिए अब सैंपल स्पेस सिर्फ जो इवेंट बी का आउटकम्स है फिर वही रह गया। तो वो जो सैंपल स्पेस मेरे लिए बन के आया इवेंट बी वाला, अब उनमें देख के उनमें से सिलेक्ट करना है कि भी इवेंट ए कितने आउटकम्स में परफॉर्म हो रहा है, तो वो फिर आपका फेवरेबल आउटकम्स बन के आएगा, ठीक। और वेन डायग्राम में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक। तो ये जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और ये जो यूनियन इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये सारे के सारे है ना, मतलब एक दूसरे के साथ है ना इंटरकनेक्टेड ही है। तो इन सब के रिलेशन याद रहे। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में जैसा कि हमने पढ़ा ही है कि अगर कोई भी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो उस केस में फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट हो जाता है। और ये वाइसा वर्सा ट्रू है जी, इसको वाइसा वर्सा बना लीजिए। मीनिंग क्या कि अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो वहां से आप ये वाला इक्वेशन बना सकते हैं। या फिर अगर आपको क्वेश्चन में कुछ कुछ ऐसी वैल्यूज दे रखी है जिससे ये इक्वालिटी ऑटोमेटिकली होल्ड हो रही है, तो उससे आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो कई बार क्वेश्चन में आपको है ना कुछ कुछ वैल्यूज दे रखी होती हैं, उसके बेसिस पे फिर आपको ऑप्शन दिए हो सकते हैं कि भी ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए आर बी आर डिपेंडेंट, ए आर बी आर कंडीशनल, या कुछ और ऑप्शंस में है। तो अगर ये वैल्यू है ना ये इक्वालिटी होल्ड करती है तो आप ये कह सकते हो कि दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। और जनरलाइज में हमने बात किया ही है कि अगर n इवेंट्स होंगे तभी कैसे कहेंगे, हर एक इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो जनरलाइज n के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं। और इसमें हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ी हैं, रिजल्ट्स पढ़े हैं कि अगर a एंड b, इफ a एंड b आर इंडिपेंडेंट, तो कॉम्प्लीमेंट में भी रिलेशंस फिर अकॉर्डिंगली बन जाते हैं ना। तो a डैश एंड b ये भी इंडिपेंडेंट। देखिए अगर मैं a डैश एंड b इंडिपेंडेंट कह रहा हूं तो इसका ऑटोमेटिक मीनिंग क्या बन गया कि a डैश इंटरसेक्शन b की अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है तो हम लोग उसको ऐसा बोल सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश किसके बराबर होने वाला है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b के बराबर होने वाला है, ठीक है। तो अगर इसकी जरूरत पड़ रही है तो हम लोग इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली
B dash and A are also independent. A dash and B dash independent. ठीक, अब इसके बेसिस पे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश अपॉन B ये किसके बराबर होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? 1. यहाँ पे A और B में कोई भी इंडिपेंडेंट की कंडीशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। पहले तो ये जो भी आंसर आपका आएगा वो सबके लिए वैलिड होगा। बताइए सब लोग। क्या होगा बेटा इसका आंसर? 1। जैसे 1 होना चाहिए आंसर तो। बिल्कुल 1 है। रीजन क्या है? वेन डायग्राम की हेल्प से कर लीजिए। ये A अपॉन B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि मेरे लिए ये टोटल सैंपल स्पेस है ना, दिस इज A, दिस इज B। अब ये इस टोटल सैंपल स्पेस में ये जो आउटकम है और ये पूरा का पूरा, मान लो है ना, ये वाला सेगमेंट x है, ये सेगमेंट y है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B किसके बराबर हो गया? x अपॉन x प्लस 1। एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश अपॉन B? अगेन A डैश अपॉन B का मतलब क्या हुआ कि what is the probability of A dash under the condition that B has already occurred, है ना। तो अगेन सैंपल स्पेस तो मेरे लिए यही पूरा का पूरा रहेगा। अब x वाले आउटकम की बजाय y वाले आउटकम रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए। और डिनोमिनेटर में तो x प्लस फाइव रहना है। क्या ये बात समझ में आई? समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इंडिपेंडेंट में और इसमें थोड़ा सा एक ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब मैं इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर में सेम है, डिनोमिनेटर में डैश वगैरह किया गया है। इंडिपेंडेंट के केस में जब डिनोमिनेटर में डैश वगैरह करके ऐसे चेंज किया जाता है तो डिनोमिनेटर को चेंज किया जाता है और उससे ना उनकी इक्वालिटी बराबर कर जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ बी, है ना। मतलब ए के होने की प्रोबेबिलिटी वो है ना इंडिपेंडेंट है किस चीज के, कि बी हुआ है या नहीं हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का मतलब क्या हुआ कि बी अगर हुआ है तो तब ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी डैश का मतलब क्या हुआ कि अगर बी ना हुआ हो तब ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है तो वो दोनों बराबर कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो ए डैश वगैरह का कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, तो यहाँ पे वो डैश डिनोमिनेटर में रखा गया है, न्यूमरेटर में वही है। जबकि ये वाला जो मैं रिजल्ट आपको पढ़ा रहा हूँ जिसमें इनका सम 1 होगा,
इसमें आपका डैश ऊपर गया है, डिनोमिनेटर में वही है, सेम वैल्यू। ओके, अब इस पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर है ना बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि अ, जैसे हमने कुछ-कुछ क्वेश्चन्स क्लास में किए भी हुए हैं कि भई आपको एक क्वेश्चन कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है और 3 स्टूडेंट हैं, हर एक स्टूडेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। फिर इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करके बतानी है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक? तो सीधा-सीधा क्या करेंगे आप? मान लो स्टूडेंट ए है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, स्टूडेंट बी है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, स्टूडेंट सी है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। या मैं इसको ऐसे लिखने की बजाय क्वेश्चन आपको तो ऐसे ही दिया गया होगा कि भी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। क्या होगा? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? बताइए बेटा। रिस्पॉन्ड करिए। कोई तो आंसर दो। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। कि या तो स्टूडेंट ए क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, या फिर स्टूडेंट बी सॉल्व कर दे, या सी सॉल्व कर दे, या कोई दो सॉल्व कर दो, या कोई है ना तीनों की तीनों सॉल्व कर दो, है ना। तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की कम से कम एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, तो उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसका मीनिंग है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो कम से कम अगर आपको इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, तो उसका मीनिंग ये बनेगा, तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला भी है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला थोड़ा लंबा मेथड चलेगा। मतलब पहला तरीका तो आपके पास ये है ही। अब इन सबकी प्रोबेबिलिटीज पता है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगी, क्योंकि ये इवेंट्स तो इंडिपेंडेंट रहेंगे ना। अब अगर क्वेश्चन स्टूडेंट ए है, अब वो सॉल्व कर रहा है, अब उसका क्या रोल है बी के सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, है ना। उसका तो कोई रोल नहीं है उसके साथ, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो एक तरीका तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है, लेकिन ये थोड़ा लंबा जाएगा। उसकी बजाय आप इस क्वेश्चन को करने का ज्यादा बेटर मेथड क्या रहेगा, आप इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालें कि भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, और अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि एक भी स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या हो, एक भी स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व ना कर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। तो ये 1/2, ये 2/3, ये 3/4, नेट आंसर क्या आया? 1/4 आ गया। तो ये इस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा।
तो इसका नेगेशन क्या होगा कि कम से कम एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, तो उससे क्वेश्चन के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड मेथड जो है वो ज़्यादा बेटर मेथड। तो एटलीस्ट वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो थोड़ा-सा है ना दूसरे डायरेक्शन में सोचने का ट्राई किया करो कि कि है ना कोई भी उस चीज़ को परफ़ॉर्म ना कर पाए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है? तो इसमें है ना कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लाइक कोई एक एक्सपेरिमेंट दिया है, उसमें पहले ही बोल दिया कि ये वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका है या ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, अब इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक बहुत ही है ना एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है। Find the probability of coming head on fourth trial on tossing a fair coin if it is given that first three trials per head क्या होगा? क्या होगा बेटा आंसर? ध्रुव सही है। हाँ जी, सही है जी। क्या आंसर आएगा? 1/2। देखिए ये जो फर्स्ट 3 ट्रायल्स में हेड आया है, इसका कोई रोल नहीं है ऐसे। अब फर्स्ट 3 ट्रायल में चाहे हेड आया होता, चाहे टेल आया होता, चाहे 2 पे टेल आया है, चाहे 3 पे टेल आया है ना? क्या फ़र्क पड़ता है कि है ना उसका क्या ही रोल होगा 4th ट्रायल में के टॉस करने पे उसकी है ना हेड आने की प्रोबेबिलिटी। जब ये पेयर कॉइन है तो सारे के सारे इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, तो आपको क्वेश्चन में सीधा-सीधा कि भई जो ट्रायल है, जो जिस ट्रायल की प्रोबेबिलिटी वो निकालने को बोली गई है, बस उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 होगी, राइट? तो मे बी आप लोगों ने है ना दूसरे तरीके से भी कर लिया होगा कि भी इसका टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या आ रहे होंगे, सॉरी टोटल आउटकम्स क्या आ रहा होगा कि भी पहले तीनों ट्रायल पे तो हेड आना ज़रूरी है और चौथे पे कुछ मर्ज़ी आ जाए तो दैट इज़ टोटल आउटकम। अब फिर चारों पे ही हेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/16 ऐसे करके आपने हाफ निकाल लिया होगा, है ना? ये भी तरीका सही है। बट ज़्यादा मतलब यही है कि आप डायरेक्ट वे में सोचिए कि भई फर्स्ट 3 पे क्या ही है कुछ भी आ जाए उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है फोर्थ पे क्या आएगा, ठीक है? और इन सब के साथ-साथ में एक और क्वेश्चन जो कि काफ़ी कॉमन रहता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स में, वो है कि भई आपको कोई भी एक है ना
शूटर दिया गया है और आपको बोला गया है कि भाई वो एक टारगेट को हिट कर रहा है, जिसमें उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है। मान लेते हैं कि टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटीज। अब इसमें है ना बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन बन जाते हैं। कईयों में तो सीधा सीधा आपको बोल रहा था कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट या फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स required to have more than 90% chances that target is hit। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको शूटर के एक पर्टिकुलर टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है और फिर आपको बोला गया है कि कितने ट्रायल्स वो करे जिससे टारगेट के हिट होने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा हो जाए या 80% से ज्यादा हो जाए या 95% से ज्यादा हो जाए। तो कितने मिनिमम ट्रायल करने पड़ेंगे? ठीक। अब यहाँ पे इस चीज को समझिए, इस टाइप का क्वेश्चन का मीनिंग है कि अगर वो एक एक टाइम पे टारगेट को है ना शूट करेगा तो उस टाइम पे वो टारगेट हिट हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है। और जिस चीज के बारे में वो जानना चाह रहा है कि भाई टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा हो जाएगी तो कितने ट्रायल करने पड़ेंगे, इसका मीनिंग है कि अगर वो मान लीजिए n टाइम्स शूट कर रहा है तो उन n ट्रायल्स में कम से कम एक ट्रायल में टारगेट हिट हो जाए, दैट इज द मीनिंग ऑफ 90%। अगर वो n ट्रायल्स अटेम्प्ट करेगा, n टाइम्स टारगेट को शूट करेगा, तो टारगेट कम से कम एक बारी हिट हो जाए, उस चीज की प्रोबेबिलिटी 90% दी गई या 90% से ज्यादा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो बेटा इसका मीनिंग आपको समझना आना चाहिए कि टारगेट के एक एक टाइम के जब शूट करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू दी गई है। तो जब आपको बोला गया है कि भाई हाँ इतने कितने ट्रायल्स लगेंगे ताकि इतनी % प्रोबेबिलिटी हो जाए टारगेट हिट हो जाए, तो उसका मीनिंग होता है कि जितने ट्रायल्स आप करेंगे, जितने अटेम्प्ट आप करेंगे, उन अटेम्प्ट में कम से कम एक बारी आपका टारगेट हिट हो जाए, उस चीज की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा? आप पहले इस चीज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे कि आपका टारगेट एक बारी भी हिट ना हो। तो अगर यहाँ पे टारगेट के हिट होने की प्रोबेबिलिटी हाफ दी गई है तो इसका मतलब जब मैं शूट करूंगा तो टारगेट के ना हिट होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं n ट्रायल्स कर रहा हूं तो मैं उन n ट्रायल्स में से एक बारी भी टारगेट हिट ना हो तो उस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टारगेट नॉट हिट इवन अ सिंगल टाइम। एक बारी भी टारगेट हिट ना हो उस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 की पावर n। तो अब इसको 1 से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, कम से कम एक बारी टारगेट के हिट होने की प्रोबेबिलिटी मिल गई है। तो उसे ही आपको 90% का मतलब 0.9, तो उससे 0.9 से ज्यादा बनाना है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आपको अपना आंसर देना होगा। तो ये 0.1 ग्रेटर देन 1/2 की पावर n। तो यहाँ से आप n की वैल्यू डाल के देख सकते हो कि भाई कौन कौन सी वैल्यू आपको डालनी चाहिए। बाई हिट एंड ट्रायल से भी आप देख सकते हो। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है? Yes, sir. अब इस पे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया, मतलब एक तो इसी टाइप का क्वेश्चन आया था एक सेट में, और एक सेट में और आया था, उसमें थोड़ा सा टफनेस लेवल और बढ़ा दिया था। तो उसमें क्वेश्चन में है ना कुछ कुछ ऐसे बोला था कि भी
टारगेट की हिट होने की प्रोबेबिलिटी तो अब दी गई थी, लेकिन साथ में उसमें ये बोल दिया था कि भी उस टारगेट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने के लिए मिनिमम 2 टारगेट हिट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द टारगेट। फिर आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स पूछे थे, नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू, again minimum number of trials required to have more than 99% chances that the target is completely destroyed। इस टाइप का क्वेश्चन, जिसमें टफनेस लेवल थोड़ी सी और बढ़ेगी। क्वेश्चन में क्या है कि भी एक टारगेट को हिट होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है, मुझे वैल्यू याद नहीं है, हम लोग है ना इसको समझने के लिए वापस से है ना टारगेट के हिट होने की प्रोबेबिलिटी को हाफ ही मान लेते हैं। फिर आगे क्या दिया गया था कि जो टारगेट वो हिट कर रहा है उसको अगर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है, उसके लिए एक नहीं 2 टारगेट हिट होने चाहिए, ठीक है, 2। तो इस चीज की तो फिर बोला गया था कि मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू हैव मोर देन 99% चांसेस दैट द टारगेट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब क्या है ना, अगेन हम लोग है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एन ट्रायल्स मानेंगे। सर प्रोबेबिलिटी मिलेगी तो स्क्वायर कर देंगे। नहीं, प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर नहीं होगा। अगर आप एन ट्रायल्स करते हो तो एन ट्रायल्स में अगर आपका टारगेट एक बारी भी हिट ना करे, देखिए ये टारगेट कंप्लीटली, जैसा हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया नॉट है ना, नेगेशन सॉल्व किया, नेगेशन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया, तो इसमें भी नेगेशन की ही प्रोबेबिलिटी। एंड ट्रायल्स में सिर्फ एक बारी तब भी आपका टारगेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो उन एंड ट्रायल्स में टारगेट के कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने के लिए कम से कम 2 टारगेट के हिट होने की रिक्वायरमेंट है ना। तो हम लोग किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि टारगेट एक बारी भी हिट ना हो, टारगेट नॉट हिट इवन सिंगल टाइम, तो उस चीज की प्रोबेबिलिटी तो हाफ की पावर एन हो ही जाना है। सेकेंड, टारगेट हिट एग्जैक्टली 1 टाइम, एग्जैक्टली 1 टाइम। अगर इन एन ट्रायल्स में टारगेट एक बार ही हिट होगा तो भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब एन ट्रायल है तो एन ट्रायल में पहले तो किसी एक ट्रायल का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि मतलब इस ट्रायल में आपका टारगेट हिट हुआ है ना। तो उसके लिए NC1 इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से सॉल्व किया जाता है। जैसे कि मान लो ये टारगेट है, ये मतलब ये ट्रायल्स है, ठीक है, ये मान लो एन ट्रायल्स है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि भी फर्स्ट ट्रायल में टारगेट हिट हो गया है, बाकी किसी में टारगेट हिट नहीं हुआ है, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस केस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 की पावर एन ही होगी। क्या ऐसा होगा कि फर्स्ट ट्रायल में टारगेट हिट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, सेकेंड ट्रायल में टारगेट हिट ना हो
अगर आपको एग्जैक्टली वन टाइम टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करना है तो इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट में टारगेट के हिट होने की प्रोबेबिलिटी और सेकंड में टारगेट के हिट ना होने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो सब देखना पड़ेगा। सिमिलरली है ना फॉर थर्ड एंड फोर्थ एंड टिल एंड है ना सबके लिए। ये फर्स्ट सिनेरियो बना। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि फर्स्ट ट्रायल में टारगेट हिट नहीं हुआ है, सेकेंड ट्रायल में टारगेट हिट हुआ है और बाकी किसी में भी ट्रायल टारगेट हिट नहीं हुआ है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/2 की पावर है। ऐसा करके सबको है ना 1/1 ऐसे केसेस बनाते रहेंगे। वो कितने केस है एन केसेस आती है ना, और एनसी वन की वैल्यू एन होती है ना। तो ये हो गई जी प्रोबेबिलिटी किस चीज की कि टारगेट हिट एग्जैक्टली वन टाइम, और ये प्रोबेबिलिटी है टारगेट नॉट हिट इवन सिंगल टाइम। तो इन दोनों की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि टारगेट इज नॉट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो टारगेट के कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन में से सब्ट्रैक्ट किया और इसे ग्रेटर देन बनाया जाएगा किसके, वन टाइम। क्या ये समझ में आया है? यस सर। तो इस टाइप से क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे मैं है ना मैं आपको कह रहा हूँ कि भी लास्ट ईयर है ना ये जो टारगेट वाले क्वेश्चन थे ना, दो सेट में क्वेश्चन आ गए थे। एक में थोड़ा सा फिर भी इजी था, जो पहला क्वेश्चन हमने देखा जिसमें हमें सिर्फ टारगेट के डिस्ट्रॉय होने की मतलब टारगेट के हिट करने की प्रोबेबिलिटी और बताया गया है, और फिर बोला गया है कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स चाहिए ताकि है ना इतनी परसेंट बन जाए टारगेट की हिट होने की प्रोबेबिलिटी है ना। और दूसरे में थोड़ा-सा और आगे बढ़ा दिया क्योंकि भी कम से कम 2 टारगेट 2 हिट चाहिए। अब आपको अगर क्वेश्चन आना चाहिए तो 2 भी हो सकता है। अब इसी में है ना क्वेश्चन का अगर लेवल और बढ़ाना चाहें तो टारगेट 3 भी हो सकता है। आपको ये भी बोला हो सकता है कि भई जो टारगेट आपको दिया गया है उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने के लिए कम से कम 3 हिट चाहिए होंगे। फिर आपको बोला गया होगा कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स टू हैव मोर देन दिस परसेंट ऑफ चांसेस दैट द टारगेट इज़ कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अगेन है ना ये 3 चीज़ें बन के आ जाएँगी आपके पास कि भी अगर एंड ट्रायल्स में टारगेट एक बार भी ना हिट हो तब दैट इज़ वन सिनेरियो कि भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है टारगेट, या एंड ट्रायल्स में सिर्फ एक बार आपका टारगेट हिट हुआ है दैट इज़ अनदर केस, या टारगेट 2 बार हिट हुआ है दैट इज़ अनदर केस। ठीक है ना? तो उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाएगा और उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिलेगी, है ना? तो इसमें है ना मतलब 2-3 से ज़्यादा तो होना भी नहीं चाहिए, फिर तो है ना टफनेस लोग बहुत ज़्यादा हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो 2-3 तक ही रहेगा। हाँ, इसमें कुछ एक ऐसा क्वेश्चन भी है ना आया हुआ है कि आपको 2 पर्सन हैं, 2 पर्सन के बारे में बोला गया है कि जो पर्सन एक्स है उसके है ना सच बोलने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, वाई पर्सन है उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। फिर इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो ये भी काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग टॉपिक में आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी एक एक्सपेरिमेंट हम लोग अगर परफॉर्म करें तो उस एक्सपेरिमेंट कोई भी एक इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। लेकिन वो इवेंट ए बहुत वे से हो सकता है। वो वो है ना इवेंट E1 के वे से हो सकता है, इवेंट E2 के वे से हो सकता है, इवेंट E3 के वे से हो सकता है, ऐसे करके इवेंट En के वे से हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे
इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी E1 के रास्ते से क्या होगी उसे कैलकुलेट करेंगे। इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी E2 के रास्ते से क्या होगी उसे कैलकुलेट करेंगे। E3 के रास्ते से कैलकुलेट से क्या होगी उसे कैलकुलेट करेंगे। ऐसे करके हर एक इवेंट के वे से इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी और उसका टोटल सम किया जाएगा। ठीक है ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले तो इवेंट E1 के होने की प्रोबेबिलिटी है उसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इवेंट E2 के होने की प्रोबेबिलिटी, फिर उस कंडीशन में ए के होने की प्रोबेबिलिटी, ऐसे करके हर एक पाथ के प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट आपको करना पड़ेगा। अब इस पाथ की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट। इस पाथ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट, है ना। तो ऐसे करके तो टोटल प्रोबेबिलिटी ए की क्या बन के आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, ऐसे करके सब। इसके समीशन के टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, समीशन ऑफ आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टिल एन प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इनफैक्ट ये ना जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ उस वे से आप है ना इस कंसेप्ट को याद रखेंगे तो फॉर्मूला वगैरह तो है ना कोई ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें क्वेश्चन जैसा कि है ना काफी स्टैंडर्ड से क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए हैं। लाइक आपको 2 बैग दिए गए हैं, उसमें एक में रेड होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब उसमें कुछ रेड बॉल्स ब्लैक बॉल्स दिए गए हैं। सेकंड में भी ऐसे ही दिया गया है, फिर एक बॉल निकाला जाए तो रेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी या ब्लैक की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक। तो इस टाइप की चीजें है ना क्वेश्चन बनते हैं। फिर उन बैग्स के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को अलग अलग वे से दिया जा सकता है, कम ज़्यादा। फिर फेयर पॉइंट्स है ना उनकी। तो है ना इस टाइप के इसमें क्वेश्चन कहेंगे, तो ये भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। और इसमें बेस नेक्स्ट है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम के ऊपर भी क्वेश्चन डेफिनेटली किसी ना किसी एक सेट में जरूर आपको मिलने वाला है। बेस थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आता है, कई बार नहीं आता है। लेकिन बेस थ्योरम के ऊपर आ ही जाता है। रीजन बीइंग है ना कि बेस थ्योरम अल्टीमेटली टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है ना इसमें अप्लाई हो ही जा रही है। इसलिए है ना वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के ऊपर थोड़ा कम क्वेश्चन डालते हैं, लेकिन बेस थ्योरम के ऊपर तो डाल ही होते हैं, है ना। तो है क्योंकि बेस थ्योरम में ऑटोमेटिकली टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज हो ही जा रही है। तो है क्या, सेम सिनेरियो वही है कि एक एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो और उसमें इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी के जो वेज है वो बहुत सारे हैं। इवेंट E1 के थ्रू, इवेंट E2 के थ्रू, ऐसे करके इवेंट EN के थ्रू। तो आपको इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, वो तो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में निकाली है। अब इसके साथ आपको ये बोला गया है कि चलो इवेंट ए हो चुका है। अब अगर इवेंट ए ऑलरेडी हो चुका है तो अब इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इवेंट E1 हुआ होगा। दैट मीन्स कि वो इवेंट ए E1 के रास्ते से हुआ है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो और उसमें आपको बोला गया है कि एक इवेंट ए अकर हो चुका है और उस एक्सपेरिमेंट को देखते हुए ये आपने सोच लिया है कि इवेंट ए एक रास्ते से नहीं बहुत रास्तों से हो सकता है, E1 E2 E3 से लेके E तक। तो आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट E1 अंडर द कंडीशन दैट इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय E, ये पूछा होता है जी बेस थ्योरम में। तो इसका मीनिंग ऑटोमेटिकली बन क्या रहा है कि भी ये जो इवेंट ए हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो E1 के रास्ते से हुआ हो, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी, ये मतलब बना।
तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये क्या बना जी, ये आपका सीधा सीधा इस पाथ की प्रोबेबिलिटी बन गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई, और ये क्या है जी, बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के ऊपर बेस्ड है सीधा सीधा, तो इसको लगाना आना चाहिए। और इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली किसी ना किसी एक सेट में तो जरूर मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? आगे चले। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं हम लोग। रैंडम वेरिएबल के ऊपर भी क्वेश्चन मिल जाता है। रैंडम वेरिएबल है ना, इस कंसेप्ट को भी याद रखना पड़ेगा आपको कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, जो भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो, उसकी जो भी सैंपल स्पेस है, इस एक्सपेरिमेंट की जो भी सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस के हर एक आउटकम, हर एक आउटकम की एक वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं। वैल्यू गिवन टू ईच आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट इज रैंडम। जैसा हमने है ना उस टाइम थ्योरी पढ़ते वक्त है ना समझा था, एक एग्जांपल लिया था कि अगर 3 कॉइन्स को टॉस किया जाए तो उनके टॉस करने पे कितने नंबर ऑफ हेड आएंगे, उसको हमने रैंडम वेरिएबल डिनोट किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है वो वहां पे 0 1 2 3 हो सकती है। 3 कॉइन टॉस किए हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक बार भी हेड ना आए, ऐसा हो सकता है एक बार आए, ऐसा हो सकता है 2 बार आए, ऐसा हो सकता है 3 बार। तो रैंडम वेरिएबल में है क्या कि आप हर एक आउटकम जो है एक्सपेरिमेंट का, उस एक्सपेरिमेंट के हर एक आउटकम को एक वैल्यू असाइन कर रहे हो, और फिर उसके बाद क्या रहेगा, हर एक वैल्यू का कि है ना सॉल्व होने की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो उन प्रोबेबिलिटीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। कि हर एक वैल्यू को, उस रैंडम वेरिएबल की जो भी वैल्यू है, लाइक एक्स की अगर वैल्यू 1 2 3 4 पॉसिबल है, तो उन वैल्यूज को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ में लिख दिया जाए, तो ये वाला कंप्लीट जो टेबल है वो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक। अब इसमें क्वेश्चन जो है ना, एक दो क्वेश्चन काफी कॉमन से हैं कि भी आपको आपको ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज दी गई है और इनकी वैल्यूज कुछ के टर्म्स में दी गई है, के प्लस 1/2, के स्क्वायर दे दी गई है, के स्क्वायर प्लस 1/3, इधर दिया गया -2k प्लस 1/4। ठीक। और फिर आपको बोला है कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2। ऐसा क्वेश्चन दिया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे? लेकिन जब आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो इस एक्सपेरिमेंट में ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं, इन सारी प्रोबेबिलिटीज का टोटल सम क्या होना जरूरी है? क्या होगा?
1. 1. 1। तो इस पॉइंट को बेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि जो भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उनके जो रैंडम वेरिएबल की अगर प्रोबेबिलिटीज आपको दे दी जाए तो उन प्रोबेबिलिटीज का टोटल सम 1 होना चाहिए। ठीक, तो उसको 1 के बराबर करेंगे, वहां से k की वैल्यू निकल के आएगी और फिर आप उस k की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आप हर एक x की प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी वेरिएबल के टर्म्स में दी गई है और फिर वापस से आपको एक x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी निकालने को पूछ ली गई। तो अब इसका आंसर k स्क्वायर नहीं होगा, मतलब k स्क्वायर तो है लेकिन इसका आंसर आपका एक न्यूमेरिकल आएगा। वो न्यूमेरिकल किस तरीके से आएगा कि जब आप इन सारे प्रोबेबिलिटीज का टोटल सम 1 के बराबर करेंगे और साथ में इसमें एक और एक्स्ट्रा कंडीशन भी ऐड होगी कि हर एक इंडिविजुअल टर्म की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 0 से ज्यादा तो होनी चाहिए और 1 से कम, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है, मैंने अपने हिसाब से सीधा सीधा वैल्यू डाल दी है के टर्म्स में। तो यहाँ पे -2k+1 है, तो अगर आप यहाँ पे k की मतलब इसको सॉल्व करके डेफिनेटली क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक से k की 2 वैल्यूज आएंगी, तो इनमें से कौन सी वाली वैल्यू कंसिडर करनी होगी? एक ऐसी वैल्यू k की कंसिडर करेंगे जिससे इन हर एक टर्म की प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से 1 के बीच में बने। कोई भी ऐसा टर्म ना हो जिसमें प्रोबेबिलिटी आपकी 1 से ज्यादा या फिर 0 से छोटी आ गई। ओके, इसी में क्वेश्चन देखो यहाँ पे मैंने आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 पूछ लिया। कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या होगा कि भाई इन तीनों के प्रोबेबिलिटीज का एडिशन करके नेट आंसर आपने बताना है। कई बार लेस देन 2 हो सकता है ना, तो कुछ कुछ ऐसे चेंजेस छोटे मोटे हो सकते हैं इसमें। ठीक, इसमें कई बार प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पूछने की बजाय आपको k के ऊपर लिमिट ही पूछी होती है कि भाई k का इंटरवल क्या होगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है, k का इंटरवल वगैरह भी पूछा हो सकता है कुछ इस टाइप से। ओके, और इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ही बेटा वो चीजें है ना, एक तो ये फॉर्मूला है कि समीशन ऑफ पी आई इक्वल्स टू 1 है ना, तो इसको आपको यूज करना पड़ सकता है, जब हमने बात कर ही लिया है। नेक्स्ट है मीन, जिसको हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या रहने वाला है, जो इसका मीन है ना कैलकुलेट करते हैं। तो मीन कैसे कैलकुलेट होगा, समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई, राइट, ऐसे कैलकुलेट होता है। तो मीन निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट है वेरिएंस, वेरिएंस निकालना आना चाहिए और वेरिएंस की हेल्प से स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकल ही जाता है। तो वेरिएंस निकालना आना चाहिए। तो वेरिएंस क्या होना है जी, समीशन ऑफ पी आई xi का एक्स आई स्क्वायर का, -3. राइट। और देखिए ये एक फॉर्मूला है, लेकिन जो वेरिएंस में ज्यादातर आप लोगों ने स्टार्ट्स में भी अब देख लिया होगा, स्टार्ट्स के भी कुछ क्वेश्चंस करे हैं, तो उसमें वेरिएंस का ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज होता है। एक सेकेंड, पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ पी आई एक्स आई का, ये दो फॉर्मूले हैं, तो दोनों ही याद रखने हैं और जिसमें है ना ये वाला फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा यूज होता है, जिसमें इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज
एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर्स, और ये क्या है, स्क्वायर ऑफ मीन वैल्यू। तो कई बार क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा ये इनकी वैल्यूज दे दी जाए तो फिर आपको वेरिएंस वगैरह निकालने को बोला जाए, तो ये सब आपको आना चाहिए। और लास्ट जो इसमें है ना प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जो टॉपिक है दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्वेश्चन होते हैं, और इसमें भी पहले चीजें तो वही है, और है ना पहले हम लोग है ना इसमें कुछ बाइनोमियल ट्रायल्स के बारे में, सॉरी बर्नौलीज ट्रायल्स के बारे में बात करते हैं। उनकी कंडीशन हम लोगों ने लिखी हुई है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ उन केसेस में लगेगा जिसमें बर्नौलीज ट्रायल्स की कंडीशन फुलफिल होंगी। कंडीशंस क्या क्या हैं, कि जो भी नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं फाइनाइट होने चाहिए, सेकेंड है इंडिपेंडेंट होने चाहिए, थर्ड है सक्सेस, इसमें 2 आउटकम्स ही होने चाहिए, कोई 2 से ज़्यादा आउटकम नहीं हो सकते, तो जिनको हम लोग सक्सेस और फेलियर का नाम दे देंगे। और हर एक आउटकम में जो सक्सेस और फेलियर के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर इज सेम इन ईच ट्रायल। तो ये 4 कंडीशन यहाँ पे लगती हैं फॉर बर्नौलीज ट्रायल्स। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खास बात ये है कि इसमें जो भी रैंडम वेरिएबल, देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो रैंडम वेरिएबल आप यूज कर रहे हो एक्स की वैल्यूज, जैसे आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, ये कुछ है ना 10, 20, 30, 40 भी हो सकती है। मतलब जरूरी नहीं होता कि भी आपको 1, 2, 3, 4 ही रहे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ऐसा हो सकता है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इस आउटकम के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, इस आउटकम के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, तो वो जरूरी नहीं होता कि एक्स की वैल्यूज 1, 2, 3, 4 या 5 है ना ऐसे ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है 0, 0, 2, 3, 4, 5। अगर लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आया था है ना एक सेट में, तो उसमें ऐसा ही था कि एक्स की वैल्यूज 0, 2, 3, 4 कुछ कुछ ऐसी थी, 1 तो था ही नहीं। इनफैक्ट शायद 2 भी नहीं था, 0, 3, 4 ऐसा कुछ था। क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि भी क्वेश्चन में क्या था उसमें कि भी 5 टाइम्स कॉइन को टॉस किया जा रहा है, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू k के बराबर है, और k क्या बोला गया है, k इज द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव हेड्स, नंबर ऑफ k कंसेक्यूटिव हेड्स, नंबर ऑफ k कंसेक्यूटिव हेड्स। और इसमें बोला गया था कि k की वैल्यू 3, 4, 5 लेनी है, अदरवाइज 0 ले लेनी है। मतलब अदरवाइज जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 ले लेनी है। तो इसमें बेसिकली है ना, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल से आपको ये समझा रहा हूँ कि रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इस क्वेश्चन में आपकी 0, 3, 4, 5 बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ। जबकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो x की वैल्यू है वो 0 से चालू होके 0, 1, 2, 3 से लेके n तक चलना है जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। ऐसा ही होना है, क्योंकि इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है वो सीधा सीधा क्या बताई गई है, दैट इज नंबर ऑफ सक्सेस। बनेगा
हमेशा रैंडम वेरिएबल को इसी तरीके से डिनोट किया जाता है इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप n टाइम्स आप ट्रायल कर रहे हो तो बोलो भाई उसमें बोलो, एक क्वेश्चन पूछा मैंने ऐसा भी आपसे। हो सकता है एक बार टार्टरिक ही एसिड जो सक्सेस बन ना रहा मिले, है यहाँ ऐसा पर, भी हो सकता है एक बार सक्सेस मिले, ऐसा भी हो वो सकता है 2 बार टार्टरिक मिले, एसिड 3 बार मिले। 3 तो स्टीरियोआइसोमर बनेंगे, इस तीनों के टाइप का एक तीनों, या ट्रायल फिर को कोई दिया एक बाइनोमियल पर्टिकुलर बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन या कोई लेते 2 हो बन तो रहे होंगे, उसमें क्या होगा? सीधा-सीधा सर डिनोट 2 किया बन गया रहे है होंगे कि x शायद। की वैल्यू 0 से लेके n तक चलेंगी और इन सबके और कौन सा? प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले भी सर फिक्स हैं। एसएस और आरआर। जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में तो जो रैंडम वेरिएबल आपको दिया गया फिर उसके एसएस हिसाब और से आरआर, क्वेश्चन हाँ। के बेसिस पे आप प्रोबेबिलिटी सुनो, खुद निकालेंगे इसके क्वेश्चन को पिछले वाले देख पेज के। पे आओ, ग्लूकोज, या पिछले वाले पेज पे क्यों आओ, यहीं लेकिन देखो रिडक्शन यहाँ वाले पे केस में पूरा आपका एकदम सीधा फ्रक्टोज। सीधा नंबर इसी ऑफ पेज पे, इसी सक्सेस के पेज पे ऊपर नीचे जो रिडक्शन प्रोबेबिलिटी है, का फॉर्मूला उसमें है फ्रक्टोज क्या की है पूरी जी। रिएक्शन, पूरी स्ट्रक्चर आपके सामने जीरो लिखी हुई है सक्सेस ओपन है तो करके। NC0 इंटू ये टार्टरिक पी एसिड कब की बन रहा है? पावर जब नंबर 2 0 और क्यू नंबर की 3 वाले पावर n। कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक फिर यहाँ पे करवा दो। NC1 आपके पास पी क्या की है? पावर अगर आप 1 क्यू बाइक पे की हो, जैसे पावर बाइक पे n तो माइनस। 2 टायर और आपके पास, ये हमने P और Q आपको जैसे जानते ही हो P और Q क्या है राइट? जी। उसको हम पॉइंट मास की तरफ P ट्रीट है करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ Okay, sir. सक्सेस एंड Q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जिनमें आपस में भी एक चलिए, रिलेशन है कि 1 P प्लस Q 1 के बराबर होने वाला है। ठीक। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में चीजें काफी फिक्स हैं, x की वैल्यूज का भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर है और उसकी प्रोबेबिलिटी के भी फॉर्मूले फिक्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू r, अगर r के टर्म्स में लिखना चाहें तो NCr p की पावर r q की पावर n माइनस r कर देते हैं। ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज और उनकी प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले सीधे सीधे हैं, तो आपको कुछ और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्वेश्चन को समझ के खुद से प्रोबेबिलिटी हर एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको अलग से निकालनी पड़ेगी। लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हर एक रैंडम वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग आप उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा के आप प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है। अब इसमें दो फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। एक है मीन का फॉर्मूला, मीन है जी सीधा सीधा n इंटू पी। एक है वेरियंस, वेरियंस का फॉर्मूला है n इंटू पी इंटू। और इसमें इस चीज के ऊपर भी काफी क्वेश्चन रहते हैं कि आपको एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और फिर बोला गया है उसका मीन की वैल्यू इतना, तो उसके मीन की वैल्यू दे रखी है, वेरिएंस की वैल्यू दे रखी है और फिर कुछ कुछ या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पूछा है या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पूछा है, या अब इस सिनेरियो में आपको बोला गया है कि भी अगर 3 टाइम्स सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जब भी आपको मीन वेरिएंस दिया गया है तो इसका मतलब सीधा सीधा आपको मीन मान लो 4 दिया है, इसे 2 दिया है, तो सीधा सीधा आप क्या बोलेंगे कि एनपी की वैल्यू 4 दे दी गई है, वेरिएंस की वैल्यू मतलब एनपी की वैल्यू आपको 2 दे दी गई है। तो इन दो इक्वेशन की हेल्प से बेटा आप एन पी और क्यू निकाल लें। और P प्लस क्यू जैसा कि आप जानते ही हो 1 के बराबर होना ही होना है। तो इन रिलेशन की हेल्प से आपको एन पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, तो वहीं से आपका सारा का सारा पूरा का पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो वैल्यूज दी गई हैं, मीन एंड वेरिएंस, तो आप उसकी हेल्प से पूरा का पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। और फिर जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फेलियर या इतने नंबर ऑफ ट्रायल्स का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, या एटलीस्ट इतने नंबर ऑफ ट्रायल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, या मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ ट्रायल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, है ना, वो सब कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी है बेटा प्रोबेबिलिटी की। इसमें अगर कहीं कहीं दिक्कत है तो बोलिए। ये टॉपिक आपका 12th का है, लास्ट में पढ़ा है, इसलिए मैंने है ना चीज़ें थोड़ा फास्ट ही रखी हैं। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो अपना पूछ सकता है, ऐसा कोई है नहीं कि है ना एक बार हो गया तो दोबारा नहीं बताया जाएगा। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। तो एक तो कल तो आपका टेस्ट है ही पीएनसी का, ठीक है,
प्रोबेबिलिटी का टेस्ट भी हम लोग इस वीक है ना, डे हम लोग आगे जाके डिसाइड कर लेंगे कौन से दिन लेना है, तो प्रोबेबिलिटी का टेस्ट भी रहेगा। और साथ में हम लोगों को है ना, जो आगे 2 क्लासेस और बची हैं, एक तो वेडनेसडे की क्लास में हमने वो टेस्ट जो पेंडिंग अभी बचा है वो करना ही है। साथ में वेडनेसडे की क्लास में हम लोग वेक्टर 3D कर लेना डिस्कस, वेक्टर 3D भी देख लेते हैं। यस सर। ठीक है, वेक्टर 3D भी एटलीस्ट इस वीक में कर ही लेते हैं, फिर आपके पास आपका अकेला ट्रिग्नोमेट्री बच जाएगा, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर टाइम मिलता है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी है ना थोड़ा सा टाइम इसी वीक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश तो, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक से आपका फुल टेस्ट चालू हो जाएगा तो फिर तब क्लास लगाने का मुझे लगता नहीं टाइम मिलेगा हमारे पास, तो बेटर है इसी वीक हम लोग सारी की सारी चीज़ें कवर कर लें। तो जो भी थोड़ा थोड़ा है ना, कुछ कुछ जो जो ज़्यादा चीज़ें चाहिए होगा है ना, ज़्यादा पूछना है, कुछ ज़्यादा डाउट है, वो है ना इसी वीक कंप्लीट कर लेते हैं। ओके ओके बेटा, थैंक यू। सर जो फुल टेस्ट होंगे उसकी डिस्कशन होगी? फुल टेस्ट में फुल टेस्ट की डिस्कशन होगी क्लास के अंदर? फुल टेस्ट की डिस्कशंस देखिए अभी मतलब मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मतलब आपकी क्लासेस हफ्ते में लाइक है ना एक या 2 टाइप से शायद लग जाएंगी, जिसमें है ना फुल टेस्ट 4-5 फुल टेस्ट का डिस्कशन एक साथ हो जाएगा, कुछ इस टाइप से होना चाहिए क्लास। सर या तो आप अपने खुद का ही एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हो, जैसे जिस दिन टेस्ट हुआ उसके अगले दिन देखिए अगर तो पहली बात तो मुझे है ना ऐसे लग रहा है कि मैम खुद ही लगा देंगे, अगर बिल्कुल अगर नहीं लगाएंगे तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना, ओके सर। तो आप मतलब आप ये मान के चलो कि फुल टेस्ट का डिस्कशन हो जाएगा। ओके ओके बेटा, थैंक यू।